दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोज पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 256 टू 263। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक जैसे कि पार्ट 11 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट है। तो चैप्टर 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, distribution of the legislative power, article 245, to 255 245 to 255। आप इसके लिए हमारी जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और उसमें हम लोग आर्टिकल 256 टू 261 डिस्कस करेंगे। लाइक इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है जो हम लोग अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप होता क्या है, और ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका यूज़ क्या है। लाइक जैसे इस चैप्टर का ही क्या यूज़ है अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में किस तरह की पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में किस तरह की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन में, जो हमारा पहला ही चैप्टर है। लाइक इसके अंदर से चैप्टर सेकंड है, सॉरी। 256 आर्टिकल हम लोगों को कहता है ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। आर्टिकल 256 में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट, इस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शुड बी कॉम्प्लायंसेस विद द पार्लियामेंट्री लॉज एंड पार्लियामेंट शुड गिव नेसेसरी डायरेक्शन फॉर दैट पर्पस। अगर सपोज ये इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल हम लोग पार्लियामेंट है वो डायरेक्शन देता है स्टेट को कि उसको जो कंप्लायंसेस हैं वो सारी इंश्योर करनी है कि उन सारी कंप्लायंसेस को फॉलो करें। अगर स्टेट ऐसा नहीं कर पाता, लाइक अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 365 की, और इसमें एक आर्टिकल आपका एक और है, 2 आर्टिकल हैं जो कि इससे कनेक्ट कर सकते हैं हम। 239 ए बी क्या बोलता है, प्रिजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 365, 365 में भी क्या चीज़ें बोली हुई हैं, जस्ट आई लेट यू नो 365। 365 में बोला है कि इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिव बाय द यूनियन। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन, लाइक जो आपकी पार्लियामेंट ने डायरेक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट को, और वो उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, इन दैट सिनेरियो आपका फिर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। आपकी उसके जो कंसिक्वेंसेज होते हैं 356 हो जाती हैं, इमरजेंसी वहाँ पे लग जाती हैं इस सिनेरियो में। Executive power of the state should be compliances with the parliamentary law and parliament should have the necessary direction for that purpose। इसके पीछे यही रीज़न है। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 365। लाइक आर्टिकल 365 में क्या होगा, अगर वो compliances नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज में फिर इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस। जो आपका अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 257 में जो स्टेट है, स्टेट डायरेक्शन देता है, लाइक अगर स्टेट ने नॉट इम्प्लीड और प्रिजुडिस टू द यूनियन, लाइक यूनियन शैल डायरेक्शन टू द स्टेट टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि 256 में जस्ट लाइक आर्टिकल 256 दिस प्रोविजन also stated like supremacy of the center over state. This provision offer the power to the center to give the direction to the state regarding the maintenance and construction of highway and waterway, means to the communication and measure to take into the protection of the railway। इसमें क्या है आपको मैं बताता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। लाइक पहले हम क्लोज 1 की बात कर लेते हैं। अगर क्लोज 1 हम देखेंगे इसमें आर्टिकल 257 में, तो 257 क्लोज 1 में इन्होंने बोला है कि आपका जो स्टेट है वो कोई बाधा नहीं डालेगा स्टेट यूनियन के काम में, और कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, बिना प्रिजुडिस हुए काम करेगा। उस सिनेरियो में
हम लोग देखते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो इसमें जो आर्टिकल 257 क्लॉज 1 में द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द every state shall to be exercised and not to impede or prejudice to exercise to the executive power of the union। डेट्स मीन क्या है कि जो स्टेट है वो ना तो इम्पेड करेगा और ना ही प्रिजुडिस होगा यूनियन के किसी भी काम में। एंड यूनियन शैल डायरेक्ट टू द स्टेट टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और यूनियन जो है, जो पार्लियामेंट है, वो जो है आपको नेसेसरी जो डायरेक्शन होगी वो उस पर्पज़ के लिए उन्हें नेसेसरी डायरेक्शन देगा। अगर हम क्लोज 2 की बात करें तो यूनियन give the direction to the state to the construct and maintain of the means of the communication direct to the national और मिलिट्री। जो यूनियन है वो स्टेट को डायरेक्शन देगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन करेगा। सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट टू डिक्लेयर हाईवे एंड वाटरवे। और यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो स्टेट के हाईवे हैं और जो वाटरवे हैं उनको वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही रहेंगे हमेशा। सो उसके ऊपर स्टेट कोई लाइक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। अगर हम क्लोज 3 की बात करें कि यूनियन स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑफ द रेलवे, जो यूनियन है वो स्टेट की जो रेलवे होगी उसकी जो प्रोटेक्शन करेगा वो आपका यूनियन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेलवे आती है। एंड क्लोज 4 की बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे कोस्ट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो रेलवे की कोस्ट होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी, वो इनकर्ड करेगी उस कोस्ट को और वो पे करेंगी। स्टेट एग्रीमेंट आर्बिटर अपॉइंटेड बाय द सीजीआई। और वो जो पेयर करेगी एज पर द स्टेट एग्रीमेंट, जिस तरह से उन्होंने स्टेट के साथ में एग्रीमेंट किया है कि जो आपकी स्टेट में रेलवे का जो होगा एज पर दैट एग्रीमेंट, या फिर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बीच उनके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। एंड दैट आर्बिट्रेटर विल हेल्प टू डिसाइड दैट अमाउंट। ओके, सो 257 हम लोगों का हो गया कि आपका जो है स्टेट वो कंट्रोल करेगा स्टेट को, आपका यूनियन कंट्रोल करेगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 258 पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर एक्सेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। सो 258 की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट एंड ट्रस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है आपके वो स्टेट की कंसेंट लेंगे एंड कंडीशनली या अनकंडीशनली डू द सर्टेन फंक्शन एग्जीक्यूटिव पावर टू द यूनियन एक्सटेंड। और वो कंडीशनली अनकंडीशनली ये सर्टेन करेंगे कि जो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है वो एक्सटेंड और वो एज इट इज काम करे। एंड पार्लियामेंट में बाय मेक द लॉ स्टेट को डायरेक्शन देगी कि स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट हैव नो पावर टू मेक लॉ ऑन दैट मैटर इम्पोज ड्यूटी और अथॉरिटी टू कन्फरिंग पावर एंड स्टेट और ऑफिसर। तो अब मैं आपको 258 एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर 1 and 2 वन मोर टाइम। ओके, सो जो आपका आर्टिकल 258 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट है आपकी वो कंसेंट लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की एंड ट्रस्ट आइदर कंडीशनली एंड अनकंडीशनली। और वो श्योर करेंगे कंडीशनली हो या अनकंडीशनली हो कि टू दैट गवर्नमेंट और द ऑफिसर फंक्शन इन रिलेशन टू एनी मैटर, कि जो गवर्नमेंट है आपकी, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो आपकी ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो फंक्शन करे रिलेशन मैटर विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, कि जो यूनियन के सारे फंक्शन है वो एज इट इज फंक्शन करें। देन क्लोज 2 की अगर हम बात करते हैं, ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विच अप्लाई ऑन एनी स्टेट मे नॉट विद स्टैंडिंग that it relate to the matter with respect to which the legislature of that state has no power to make law, confer power to impose duties or authorities, or conferring of power to the imposition of the duties upon the state or office and authorities of thereof। That's mean क्या है यहाँ पे कि जो आपका पार्लियामेंट है वो ऐसे मैटर पे अगर लॉ बनाता है जिसमें स्टेट के ऊपर पावर नहीं है, स्टेट के पास पावर नहीं है लॉ बनाने की, तो जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट हैं दे आर कंपेल लाइक वो उनके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करेंगी एंड वो उस ड्यूटी को एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसको एज इट इज़ उस लॉ को फॉलो करेंगे। एंड देन क्लोज 3 की बात करते हैं हम, पावर एंड ड्यूटीज़
where the virtue of this article power and duties have been conferred or imposed upon the state. जो ड्यूटीज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर इम्पोज की गई हैं और ऑफिसर और अथॉरिटीज देयर ऑफ दे शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जो उसके लिए जो सैलरीज होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पे करेगी. एंड द स्टेट सच सम में बी एग्रीड, जिस सम जो अमाउंट है उसके ऊपर स्टेट एग्री हो जाए या फिर और इन डिफॉल्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज में बी डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रेटर अपॉइंट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट टू एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनकर्ड बाय द स्टेट इन कनेक्शन विद द एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर एंड ड्यूटीज़. सो जो भी इसमें अगर जो खर्चा होगा इन ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी. ओके. आर्टिकल 258A पावर ऑफ द स्टेट टू एंटर्स फंक्शन ऑफ यूनियन. सो यहाँ पे 258A की बात करते हैं हम अगर. सो इसमें नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यही मैंने चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडीशन या अनकंडीशनल एंड द गवर्नमेंट या ऑफिसर्स फंक्शन इन रिलेशन विद एनी मैटर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड. सो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पे कंसेंट ले रहा था और यूनियन के लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा रहे थे स्टेट के द्वारा. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन यहाँ पे लाइक इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं. लाइक वहाँ पे क्या था, स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेने के बाद में प्रेसिडेंट उनसे ड्यूटी परफॉर्म करा रहे थे. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेने के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पावर एक्सटेंड करा रही है, एग्जीक्यूटिव पावर. ओके. अब हम लोग बात करते हैं 259 इज ओमिटेड. ये आपका ओमिटेड हुआ था आपका 7th अमेंडमेंट में 1956 में. अब हम 260 की बात करते हैं. जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू द टेरिटरी आउटसाइड ऑफ द इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with agreement with any territory undertake like any territory in outside the India and inside the India undertake any executive, legislative or judiciary function vested in such territory subject to relation to the exercise of foreign jurisdiction for time being in force. Sorry, it's written force. So इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो the government of India may be agreement with the government of any territory not being in the part of the India undertake any executive, legislative or judicial function vested in the government of such territory. कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किसी भी टेरिटरी के साथ में जो कि इंडिया की टेरिटरी नहीं है एग्रीमेंट कर सकती है और वहाँ पे वो किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकती है. इट्स सब्जेक्ट टू द government by and any law related to exercise of the foreign jurisdiction for time being in force. So जो is subject to the related to the exercise of the foreign jurisdiction for time being in force. Okay. So यहाँ पे jurisdiction है जो आपकी वो outside the India है और वहाँ पे यूनियन आपकी जुडिशरी की का या लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का किसी भी पावर का यूज़ कर सकती है. सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आपकी यूनियन है वो आपकी सेंटर के लाइक स्टेट के ऊपर कुछ भी इम्पोज कर सकती हैं कि आपको ये ड्यूटी करनी है. अब 261 की बात करें, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुरिडिक्शन. सो आर्टिकल 261 के 3 लाइक क्लॉज हैं. क्लॉज 1 की अगर हम बात करते हैं, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट. सो यहाँ पे जो मैंने जैसे लिखा है कि फुल फेथ इन इंडियन टेरिटरी पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन इन एवरी स्टेट, कि उसका जो इंडियन टेरिटरी है या पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड है या जुडिशियल प्रोसीडिंग है उनके ऊपर उनका पूरा फेथ है. देन सेकेंड क्लॉज में लिखा है कि मैनर in which describe public act record and judicial proceeding refer in clause 1 shall be proved as law made by the parliament. So जो जिस मैनर में वो पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग रेफर की गई हैं क्लोज 1 में वो प्रूव होगी
जो कि जिस जैसे लॉ में बनाए गए हैं मेड बाय द पार्लियामेंट। एंड देन फाइनल इसमें क्या है कि फाइनल जुडिक्शन जजमेंट जो होगा सिविल कोर्ट इंडिया का, वो कैपेबल होगा कि इंडिया में उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लाइक सपोज एक जजमेंट दिया है हाई किसी कोर्ट ने एमपी में, तो वो इंडिया में कहीं पे भी एग्जीक्यूट करा जा सकता है। लाइक अगर हम बोले डिवोर्स का एक जजमेंट आए, तो वो डिवोर्स का जो डिक्री है वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। आर्टिकल 262 legislative relationship adjudication of dispute related to water or in a state, river or river valley. So dispute related to the water we discussed in article 262. So parliament by law for the adjudication to any dispute with respect to the distribution or control to the water or in any interstate river or river valley. So parliament law बनाकर adjudication कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइक वाटर, और क्या कर सकता है दूसरा कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये लॉ बना सकता है कि या नाइदर दिस मैटर इज गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, नाइदर इन द नॉर इन द हाई कोर्ट जुडिक्शन। सो जो इन्होंने लॉ बनाया है वही फाइनल होगा, और यूनियन इस डिस्प्यूट को लॉ बनाकर पार्लियामेंट में रिजॉल्व कर सकता है। एंड वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है कि इस लाइक दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है वाटर को लेकर के वो या रिवर को लेकर के, सो उस डिस्प्यूट को आपका पार्लियामेंट रिजॉल्व करेगा, राइट। एंड ही कैन लाइक पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ दैट सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट और नॉर हाई कोर्ट शैल बी एक्सरसाइज जुडिक्शन इन सच डिस्प्यूट। सो ये दोनों चीज़ें 262 में हम लोग देखेंगे। अब आर्टिकल 263 की बात पर करते हैं, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आइदर इंटर-स्टेट काउंसिल। सो प्रेसिडेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इस्टेब्लिश काउंसिल। सो जो आपके प्रेसिडेंट है वो एक काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कुछ काउंसिल में हम लोग क्या क्या चीज़ें एड्रेस करेंगे हम लोग देखते हैं। क्लोज 1 में इंक्वायरी एडवाइजिंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। सो जो दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में कोई इंक्वायरी होती है वो क्लोज 1 में आ जाएगी। इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट इन विच स्टेट और यूनियन और सम स्टेट और सम मोर स्टेट हैव कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर एक स्टेट या यूनियन के बीच में है, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, उन सब्जेक्ट मैटर को हम क्लोज 2 में डिस्कस करेंगे। एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एक्शन रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। तो प्रेसिडेंट डिफाइंड द नेचर एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर एंड इस्टेब्लिश दिस काउंसिल। सो इस काउंसिल में क्या होगा, इस काउंसिलिंग की क्या क्या वर्किंग होगी कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर की स्टेट का इंटरेस्ट है या कॉमन इंटरेस्ट है, और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से हो पाए, राइट। आर्टिकल 263 में हम लोग यही डिस्कस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, प्रेसिडेंट में इस्टेब्लिश interstate council to inquire into investigation, discuss and advise upon the dispute between the state। so जो ये सब चीज़ें करने के बाद में वो अगर डिस्प्यूट है कोई स्टेट और दो स्टेट के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में, लाइक सपोज हम बात करते हैं कि एक डिस्प्यूट है किसी नदी के पानी को लेके डिस्प्यूट हो गया कि तमिलनाडु का, केरल का और एक स्टेट और है वहाँ पे, उनका आपस में डिस्प्यूट है। सो आपका प्रेसिडेंट एक काउंसिल बना करके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं, और वो डिस्प्यूट क्या करेगा, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा और डिस्कस करेगा सब्जेक्ट मैटर को, एंड देन दे कैन मेक द लाइक लॉ एंड रिजॉल्व दैट मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड नाउ thanks for watching the videos. Like, comment and share and subscribe the channel as well.